नमस्कार ऑल ऑफ यू। वेलकम टू शिखर हिंदी शॉर्ट एंड चैनल। डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए। डिक्टेशन से रिलेटेड कोई भी सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिससे मैट्रिक की PDF और आउटलाइन आपको टाइम पर मिल पाए। डिक्टेशन स्टार्ट होगी आफ्टर 3 सेकेंड। यह फरवरी 2022 का पहला हफ्ता था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बेलारूस के साथ सैन्य अभ्यास के बहाने यूक्रेन पर यलगार की तैयारियां परख रही थी। ठीक उसी वक्त सुदूर पूर्व के दक्षिण कोरिया में RCEP प्रभावी हो गई, यानी कि दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व के सबसे बड़े व्यापार समूह को प्रभावी कर चुकी थी। 2022 की शुरुआत में महामारी का मारा यूरोप, जहां खून खच्चर और महंगाई से अधमरा हुआ जा रहा था, तब एशिया की नई तस्वीर फलक पर उभरने लगी थी। पैरा ओमिक्रॉन के हल्ले के बावजूद चीन की अगुवाई वाली इस व्यापार संधि का उद्घाटन इतना तेज तर्रार रहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को कहना पड़ा कि वे भी एक नई व्यापार गठजोड़ की कोशिश शुरू कर रही हैं। पिछले अमेरिकी मुखिया डोनाल्ड ट्रंप ने TPP यानी ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के प्रयासों को कचरे के डब्बे में फेंक दिया था, जो RCEP के लिए चुनौती बन सकती थी। याद रहे कि भारत इसी RCEP से बाहर निकल आया था। यह दोनों बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इस समझौते का हिस्सा नहीं हैं। RCEP के आंकड़ों की रोशनी में एशिया नई परिभाषा के साथ उभर आया है। आसियान के 10 देश इसका हिस्सा हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया इसके FTA पार्टनर हैं। यह चीन का पहला बहुपक्षीय व्यापार समझौता है। दुनिया की करीब 30% आबादी, 30% GDP और 28% व्यापार इस समझौते के प्रभाव क्षेत्र में आ गए हैं। पैरा RCEP के 15 सदस्य देशों ने अंतर समूह व्यापार के लिए 90% उत्पादों पर सीमा शुल्क शून्य कर दिया है, यानी कोई कस्टम ड्यूटी नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार संगठन अंकटाड ने बताया है कि इस समझौते से 2030 तक RCEP क्षेत्र में निर्यात में करीब $42 अरब की बढ़ोतरी होगी। यह समझौता अगले 8 वर्ष में ग्लोबल अर्थव्यवस्था में $200 अरब का सालाना योगदान करने लगेगा। क्या यूरोप यह सुन पा रहा है कि वकॉल अंकटाड अपने आकार और व्यापार वैविध्य के कारण RCEP दुनिया में व्यापार का नया केंद्र होने वाला है? आप इसे चीन की दंबगई कहें, अमेरिकी की जिद या भारत का भ्रम, लेकिन RCEP व एशिया की
सदी का उदय एक साथ हो रहा है। वही सदी जिसका जिक्र हम दशकों से सुनते आए हैं। पैरा एशिया की आर्थिक ताकत बढ़ने की गणना 2010 से शुरू हो गई थी। गरीबी, पिछड़ेपन और आय विविधता के बावजूद एशिया ने यूरोप और अमेरिका की जगह दुनिया की अर्थव्यवस्था में केंद्रीय स्थान लेना शुरू कर दिया था। महामारी के बाद जो आंकड़े आए हैं, दुनिया की आर्थिक धुरी बदलने की तरफ इशारा करते हैं। कोविड के तूफान का सबसे मजबूती से सामना एशियाई अर्थव्यवस्थाओं ने किया। IMF का आकलन बताता है, महामारी के दौरान 2020 में दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं करीब 3.2% सिकुड़ी, लेकिन एशिया की ढलान केवल 1.5% थी। एशिया की वापसी भी तेज थी और नुकसान यूरोप अमेरिका को ज़्यादा हुआ। पैरा 2021 में आसियान चीन का सबसे बड़ा कारोबारी भागीदारी बन गया है। इस भागीदारी की ताकत 2019 में मैकेंजी की एक रिपोर्ट से समझी जा सकती है। एशिया का 60% व्यापार और 59% विदेश निवेश अंतर्देशीय है। चीन से कंपनियों के पलायन के दावों की गर्द अब बैठ चुकी है। 2021 में यूरोपीय और अमेरिकी चैम्बर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 80-90% कंपनियां चीन छोड़कर नहीं जाना चाहती। RCEP ने इस पलायन का अध्याय बंद कर दिया है, क्योंकि अधिकांश बाजार शुल्क मुक्त या ड्यूटी फ्री हो गए हैं। इन कंपनियों का ज़्यादातर उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिकता है। पैरा एशिया की यह नई ताकत एक दशक पहले बनना शुरू हुई थी। मैकेंजी सहित कई अलग अलग सर्वे 2018 में ही बता चुकी थी कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी व्यापार के पैमानों पर एशिया सबसे तेज दौड़ रहा है। टेक्नोलॉजी राजस्व की अंतर्राष्ट्रीय विकास दर में 52%, स्टार्टअप फंडिंग में 43%, शोध विकास फंडिंग में 51% और पेटेंट में 87% हिस्सा अब एशिया का है। ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2021 के तहत कोरिया दुनिया की 60 सबसे इनोवेटिव देशों की सूची में पहले स्थान पर है। अमेरिका शीर्ष 10 से बाहर हो गया है। यही वजह है कि महामारी के बाद न्यू इकोनॉमी में एशिया की दाव बड़ी हो रही थी। शोध और विज्ञान का पुराना गुरु जापान जाग रहा है। मार्च 2022 तक जापान में एक विशाल यूनिवर्सिटी एंडाउमेंट फंड काम करने लगेगा, जो करीब $90 अरब की शोध परियोजनाओं को वित्तीय मदद देगा। चीन में अब शोध व विकास की क्षमताएं विश्व स्तर पर पहुंचने के आकलन लगातार आ रही हैं। पैरा अलबत्ता एशिया की सदी का सबसे कीमती आंकड़ा यहाँ है। अगले एक दशक दुनिया की आधी खपत मांग एशिया के उपभोक्ताओं से आएगी। मैकेंजी सहित कई संस्थाओं के अध्ययन
बताते हैं कि यह उपभोक्ता बाजार कंपनियों के लिए करीब 10% अरब डॉलर का अवसर है, क्योंकि 2030 तक एशिया की करीब 70% आबादी उपभोक्ता समूह का हिस्सा होगी, यानी कि वे $11 प्रतिदिन खर्च कर रही होंगी। सन 2000 में यह प्रतिशत 15 पर था। अगले एक दशक में 80% मांग मध्यम व उच्च आय वर्ग की खपत से निकलेगी। दुनिया की कंपनियां इस बदलाव को करीब से पढ़ती रही है। कोविड से पहले एक दशक में प्रति $2 की नई विश्व निवेश में $1 एशिया में गया था और प्रत्येक $3 में से एक चीन में लगाया गया। 2022 में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में एशिया में आए राजस्व का हिस्सा करीब 43% था। अलबत्ता एशिया की कंपनियों के मुनाफे पश्चिम की कंपनियों से कम है। 2005 से 2017 के बीच दुनिया में कॉरपोरेट घाटों में एशिया की कंपनियों का हिस्सा सबसे बड़ा था। यही हाल संकट में फंसी कंपनियों की सूचकांकों का है। एशिया की करीब 24% कंपनियां ग्लोबल कंपनियों के इकोनॉमिक प्रॉफिट सूचकांक में सबसे नीचे है। शीर्ष में केवल 14% कंपनियां एशिया से आती है। एशिया के पास एप्पल, GM वॉश, गूगल, यूनिलीवर, नेस्ले, फाइजर जैसी चैंपियन नहीं है। शायद यही वजह थी कि एशिया के मुल्कों की कंपनियों ने सरकारों की हिम्मत बढ़ाई और वे RCEP के जहाज पर सवार हो गई। अगली सदी अगर एशिया की होगी तो कंपनियों को इसकी अगुवाई करनी है। मुक्त व्यापार की विटामिन सी लागत घटेगी, बाजार बढ़ेगा और शायद अगले एक दशक में एशिया में पास भी ग्लोबल चैंपियन होंगे। प्लीज़ लाइक।